स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 के यूनिट 6 ग्रेविटेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर है बेटा? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए बेटा, समझते हैं ग्रेविटेशन क्या है। जो इस यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज़ हैं उनके बीच में हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट रहता है। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं ग्रेविटेशन। जैसे सन और कोई भी दूसरा प्लैनेट है, इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिसको हम क्या नाम देते हैं? ग्रेविटेशन। मून है और अर्थ है, इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज ग्रेविटेशन। हर एक दो बॉडीज में इस यूनिवर्स के अंदर क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज ग्रेविटी। जो मतलब ये भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन इसमें एक ऑब्जेक्ट अर्थ होनी चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे ग्रेविटी। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर बॉडी। मतलब एक ऑब्जेक्ट तो अर्थ होगा और दूसरी बॉडी कोई भी हो सकती है, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलेंगे हम ग्रेविटी। क्लियर है बेटा? तो चलिए अब देखते हैं हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? देखिए, कहते हैं हमें ये तो पता है कि कोई भी दो बॉडीज है, मान लीजिए एक बॉडी ए दूसरी बी, इनके बीच में हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा वो हमें पता चलता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। कहता है ये जो फोर्स है इन दोनों बॉडीज के बीच, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। मतलब दो बॉडीज के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। तो ये है इसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन दिस यूनिवर्स एवरीबॉडी अट्रैक्ट ईच अदर बाय सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन and this force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ये भी आपने लिखना है, ये बाय मिस्टेक लिखना ध्यान नहीं रहा, तो ये वर्डिंग भी आपने इसमें मेंशन करनी है। तो इनको कंबाइन करेंगे, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर है? अब ये जो r है यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जो डिस्टेंस है इनके बीच का वो दोनों बॉडीज के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। क्लियर है? तो देखिए, अब जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा करके इक्वल का साइन लेके आएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर आता है। तो यहाँ इस कांस्टेंट का नाम है g, कैपिटल G। स्मॉल g नहीं होना चाहिए, कैपिटल G, जिसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर? और इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर है बेटा? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अच्छा, तो अब हम करते हैं वेक्टर फॉर्म में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। देखिए, मान लीजिए F12 है। F12 वेक्टर क्या है? फोर्स ऑन द बॉडी A ड्यू टू B, या फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू द सेकंड बॉडी। क्लियर? ऐसे ही अब R21 कैप, ये क्या है? R कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। तो R21 कैप क्या है? यूनिट वेक्टर फ्रॉम B टू A या फ्रॉम 2 to 1, सेकंड बॉडी से फर्स्ट बॉडी की तरफ या B से A की तरफ। यूनिट वेक्टर फ्रॉम B टू A, F12 फोर्स ऑन बॉडी A ड्यू टू B। तो इस तरह से जो हमारा F12 वेक्टर की वैल्यू आएगी g m1 m2 बाय आर स्क्वेयर, ठीक है। ये तो स्केलर फॉर्म में था, अब इसको वेक्टर फॉर्म में बनाना है तो R21 कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस तरफ, क्योंकि यहाँ भी हमने वेक्टर लगा दिया तो इधर भी वेक्टर क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। तो क्लियर है? समझ में आया ये? अब देखिए जरा, जो R12 कैप है वो R21 कैप के इक्वल होता है, लेकिन फ़र्क किस चीज़ का होता है? साइन का। इसमें माइनस साइन होता है। अब जैसे F12 कैप आया बिल्कुल वैसे ही F21 कैप भी आ जाएगा, बस यहाँ R21 था, यहाँ R12, ठीक है ना। तो अब क्योंकि इन दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं लेकिन साइन अपोजिट है माइनस का, इसीलिए ये फोर्स भी एक दूसरे के इक्वल आएंगे लेकिन माइनस साइन के साथ, यानी कि डायरेक्शन दोनों की अपोजिट। अगर देखिए, फर्स्ट बॉडी सेकंड के ऊपर फोर्स लगा रही है अपनी तरफ, सेकंड
फर्स्ट को अपनी ओर खींच रही है, दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है एक दूसरे से, लेकिन दोनों ही एक दूसरे पर बराबर फोर्स लगाएंगी, ये बात याद रखनी है। क्लियर है बेटा? आई होप कि आपको देखिए यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज द एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ड्यू टू द अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अर्थ। किसी बॉडी में धरती के अट्रैक्शन की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगी उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस बार सिलेबस से इसका डेरिवेशन नहीं है आपके पास, ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसका केवल रिजल्ट्स पढ़ेंगे। तो ठीक है बेटा, अब देखिए इसका जो डेरिवेशन एक्सप्रेशन आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से डिनोट करते हैं हम। इसकी वैल्यू आएगी जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल जी आपको पता है, इसकी वैल्यू अभी बताई है मैंने आपको, और कैपिटल एम है मास ऑफ द अर्थ और कैपिटल आर है रेडियस ऑफ द अर्थ। ये मास ऑफ द अर्थ और ये रेडियस ऑफ द अर्थ। क्लियर? अच्छा, तो फिर हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्लियर? आप कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं वो हम यूनिट 4 में पढ़ चुके हैं पहले। नेक्स्ट, इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब हम जब इसमें डिस्टेंस को मेजर करते हैं वो दो बॉडी के सेंटर के बीच लेके चलते हैं। मैंने आपको बताया था डिस्टेंस हमेशा किसके बीच में मापते हैं, दोनों बॉडी के सेंटर के बीच का, तो इसलिए फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज। दो बॉडीज के बीच में चाहे कुछ भी मीडियम रखा हो, इस फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होती, ये फोर्स उतना ही रहेगा। ये केवल डिस्टेंस पर डिपेंड करता बॉडीज के बीच। क्लियर है? उनके बीच में चाहे कुछ भी रखा हो उस पर डिपेंड नहीं करता। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर, शेप एंड द साइज ऑफ द बॉडी। ये किसी बॉडी की नेचर पर, उसकी शेप पर, उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड करता है? मास और डिस्टेंस पर। क्लियर? इट ओबेज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये फोर्स जो है न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है। जैसे मैंने कहा था, अगर एक बॉडी दूसरी पर फोर्स लगाए तो दूसरी भी पहले वाली पर फोर्स लगाएगी। अच्छा, अब हम अगर हमें मास ऑफ द अर्थ डिटरमाइन करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला आपको पता है, जी एम बाय आर स्क्वायर। यहाँ से एम की वैल्यू निकाल लीजिए, आर स्क्वायर इधर आ गया, जी आर स्क्वायर बाय कैपिटल जी। स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इनकी वैल्यू देखिए, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैपिटल जी की 6.67 इंटू 10⁻11, यूनिट भी लिखने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और यानी रेडियस 6400 किलोमीटर। धरती की रेडियस होती है ये इतनी। क्लियर है? तो इनकी वैल्यूज़ को आप यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा 6.018 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। क्लियर है बेटा? आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो अगर नेक्स्ट हम समझते हैं डेंसिटी ऑफ द अर्थ। जस्ट आपको निकालने आनी चाहिए, अदरवाइज ऐसा कोई टॉपिक मेंशन नहीं है। देखिए, डेंसिटी कैसे निकालते हैं? डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। क्लियर है? तो वो मास, डेंसिटी का सिंबल रो, मास का एम, वॉल्यूम का फॉर्मूला, अर्थ हमारी स्फेरिकल है कुछ काफ़ी हद तक, ठीक है। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? अच्छा, लेकिन मास की वैल्यू क्या होती है? अभी हमने फाइंड यहाँ पर निकाल ली थी, देखिए ऊपर जी आर स्क्वायर अपॉन जी कैपिटल जी। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो जब हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास सोल्व करके ये फॉर्मूला बचेगा 3g अपॉन 4 पाई आर जी। अब ये सारी वैल्यूज़ पुट कीजिए, ठीक है। सभी वैल्यू कांस्टेंट है। ये 9.8, ये 6.67 10⁻11, आर 6400 किलोमीटर, इसकी वैल्यू, ये पाई की वैल्यू आपको पता है। तो जब हम पुट करेंगे हमारे पास नियर अबाउट आंसर आएगा 5.5 इंटू 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारी धरती की एवरेज डेंसिटी है बेटा। क्लियर है? आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं इनर्शियल मास के बारे में। देखिए, इनर्शियल मास ऐसा मास जो बॉडी के इनर्शिया को मापता है। अगर मास बॉडी के इनर्शिया को मापेगा तो हम क्या कहेंगे उसको? इनर्शियल मास। क्लियर है? तो मास का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन।
क्लियर है, क्योंकि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास क्या होगा, फोर्स बाय एक्सेलरेशन। ये है इनर्शियल मास के लिए फॉर्मूला। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनर्शियल मास की। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द मैटर कंटेन इन अ बॉडी। जितनी क्वांटिटी होगी इनर्शियल मास उतना ज़्यादा होगा, ये तो बात क्लियर है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड द साइज ऑफ द बॉडी। ये बॉडी की शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता। इट डजंट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। इट डजंट डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ द बॉडी। इट डजंट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज नियर इट। इसके आसपास चाहे कोई दूसरी बॉडी भी हो तब भी ये डिपेंड नहीं करता। इट इंक्रीज विद द स्पीड ऑफ द वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी उसका जो इनर्शियल मास है वो भी इंक्रीज करेगा। फॉर्मूला m इक्वल टू एम नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। अब देखिए m नोट क्या है, बॉडी का रेस्ट मास। रेस्ट पर थी जब बॉडी, उसका मास, और जब बॉडी वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही थी तब उसका मास ये है कैपिटल, ये m नोट रेस्ट मास, और m बॉडी वेलोसिटी v के साथ थी तब उसका मास। v बॉडी की वेलोसिटी, c है स्पीड ऑफ द लाइट। क्लियर। अच्छा, ग्रेविटी का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है इनर्शियल मास पर, एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर। तो फिर आता ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल मास क्या है, ऐसा मास जो कि बॉडी के ऊपर अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को मापता है। इट मेजर द ग्रेविटेशनल पुल ऑन द बॉडी ड्यू टू द अर्थ। क्लियर। अब आपको पता है दो बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, Gm बाय आर स्क्वायर। कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ। दो बॉडीज हैं, एक तो अर्थ है, एक बॉडी है जो हमें दे रखी है। स्मॉल m है गिवन बॉडी का मास, ये अर्थ का मास। आर स्क्वायर ये है अर्थ की रेडियस। तो ये इन दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो यहाँ से स्मॉल m की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है बेटा। अच्छा, अब इसके बाद है कंपैरिजन ऑफ ग्रेविटेशनल एंड इनर्शियल मास। देखिए दोनों ही स्केलर क्वांटिटी हैं, दोनों ही क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड करती हैं, दोनों के मापने की सेम यूनिट है। ठीक है। बोथ आर कंजर्वेटिव, दोनों ही कंजर्वेटिव हैं। बोथ डू नॉट डिपेंड अपॉन द स्टेट और द शेप ऑफ द बॉडी, एंड बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। तो अभी के लिए बेटा केवल हम इतना ही समझेंगे, बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।